मुझे नशा है तेरा आशिकी का। फरीहा खान, किस्त नंबर 1। फिजा में सूरज की रोशनी जगमग कर रही थी। आज काफ़ी दिनों बाद सूरज ने अपना दीदार करवाया था, जिस वजह से हर सौ धूप के गहरे साए मौजूद थे। इस गहरी धूप ने इतने दिनों की सर्दी की शिद्दत को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। बहुत पुरसुकून और तरावत बख्श महसूस हो रहा था ये मौसम। यही मौसम स्वात की खूबसूरती को मज़ीद निखारने में अहम किरदार अदा कर रहा था। जहाँ इलाके भर के लोग आज के मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, वहीं इस पुरसुकून खामोशी में गाड़ियों के गूंजने की आवाज़ अजीब सा साज पैदा कर रही थी। जहाँ एक जानब महंगी लैंड क्रूज़र जो कि मैरून कलर की धुआं छोड़ती इस वन वे रास्ते पर जमी खड़ी थी, वहीं दूसरी सिम स्याह रंग की मर्सिडीज़ भी उसके मुकाबले खड़ी पीछे हटने को तैयार न थी। वो दोनों गाड़ियाँ आमने सामने खड़ी एक दूसरे के रास्ते की रुकावट बनी हुई थी। वो दोनों मगरूर शहजादे रास्ता देना खुद की इंसल्ट समझते थे। फिर जैसे उन्हें इसी जगह खड़े कितनी ही देर क्यों ना हो जाती, वो दोनों ही मुकाबले के पीछे हटने के मुंतज़िर थे, जो कि शायद कभी मुमकिन ना होता। एक जानब सबज आँखों वाला खूबरू नौजवान अपने सामने मौजूद शख्स को खूनखार नज़रों से घूर रहा था, वहीं दूसरी सिमत मौजूद शख्स अपनी शहद रंग लहू उतनी आँखें मुकाबले पर जमाए हुए था। दोनों गाड़ियां मुसलसल रेस देने की वजह से इस पुरसुकून माहौल में शोर बर्पा किए हुए थी। इन दोनों का ही बस नहीं चल रहा था, वरना एक दूसरे को बाएं जानब मौजूद गहरी खाई में फेंक देते। इन दोनों किबलों के कहीं आने जाने का वाहिद रास्ता यही था। यही से दोनों किबलों के लोग गुजर बसर किया करते थे, और इन दोनों किबलों की गद्दी नशीन आज एक दूसरे की जान लेकर ही मानते। बहुत कम आमना सामना हुआ करता था उनका, वरना शायद आज इन दोनों में से कोई एक जिंदा ना होता। बरसों से चल रही ये ख़ानदानी दुश्मनी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती जा रही थी, जो कि इन दोनों नौजवानों के दिलों में ढेरों नफ़रत पेवस्त किए हुए थी। जिस कदर एक दूसरे को देख उनके चेहरे पर नफ़रत और गुस्से अमेज़ तासुरात थे, वही यकीनन कुछ बहुत बुरा होने का अंदेशा था। इससे पहले कुछ बहुत भयानक होता। अचानक फिज़ा में एक नस्वानी आवाज़ गूंजी, जिसे सुन लैंड क्रूज़र में मौजूद शख्स अपनी आईब्रो मसलता एक ही झटके में गाड़ी का दरवाज़ा खोल बाहर निकला। उसके चमकते जूतों और सफ़ेद लिबास की चमक ये वाज़ेह करती कितना नफीस और मगरूर तबीयत का मालिक है वो, जिसे ना तो अपने जूतों पर धूल पसंद थी और ना ही अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात। आज कभी वो गाड़ी से बाहर ना निकलता, बकौल उसके मुकाबिल को ही पीछे हटना पड़ता। मगर जो आवाज़ उसकी समात में गई थी, वो सुनना चाहते हुए भी उसे गाड़ी से बाहर निकल अपनी पिछली जानिब सुनसान रास्ते पर निगाह डालनी पड़ी। यही वो हसीन आवाज़ थी जिसने इस मर्सिडीज़ में बैठे सबज आँखों वाले शख्स का ध्यान अपनी जानिब खींचा था। वो भी ना जाने क्या सोच अपनी गाड़ी से बाहर निकला। सामने से एक दुबली पतली तकरीबन 16 साल बच्ची उसे भागती हुई यहाँ आती दिखाई दी। उसके बदन पर मौजूद स्याह लिबास पैदल इधर तक भागते हुए आने की वजह से हल्का सा मिट्टी से भर चुका था। वहीं उसकी सफ़ेद रंगत में घुली सुर्खी उसके काफ़ी देर से भागने और बुरी तरह सांस फूलना जाहिर कर रही थी। अंधाधुंध वो इस जानिब भागती हुई आ रही थी, जबकि उसके पीछे भी एक खातून मौजूद थी जो मुसलसल उसे पुकारते हुए रुकने का बोल रही थी। इस सबज आँखों वाले शख्स ने बगौर उसका जायज़ा लिया। इस बच्ची के चेहरे की मासूमियत उसे नज़र हटाने से मना कर चुकी थी। न जाने क्यों वो उसके सुर्ख सफ़ेद चेहरे और मलकुती नकूश में खोसा गया था। खासकर इस लड़की की नीली आँखें, जिनमें डाली काजल की बारीक सी तह, उसे बहुत पुरकशिश लगी। वो सर से पाँव तक उसका तफसीली जायज़ा ले रहा था। इस लड़की के पाँव में मौजूद स्याह खुसे और फिर सफ़ेद टांग पर बंधी हुई स्याह डोरी इस शख्स के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर गई। तवीज़ और स्याह डोर पहनना तो इस लड़की का यकीनन बनता ही था। आखिर को इतना हुस्न नज़र लग जाने का हक तो रखता था। वो जैसे इस लड़की का बहुत बारीकी से मुआयना कर रहा था। होश तो उसे तब आया जब वो लड़की भागती हुई मैरून लैंड क्रूज़र के करीब आई और हाँफते हुए शख्स की बाजू को थामा। लाला लाला आपा हवेली से भाग गई। टूटे फूटे लफ्ज़ों से अपना जुमला अदा कर वो दोनों घुटनों पर हाथ रखती लंबे गहरे सांस लेने लगी।
गुलाबी लब हल्के से वाक किए वो बंद आँखों के साथ सांस लेती बेहद हसीन लग रही थी। उसका सांस पूरी तरह फूल चुका था। बड़ी सी चादर उसके यूं भागने की वजह से उसके लरजते बदन से उतरकर काफ़ी हद तक उसके नाजुक वजूद को ज़ाहिर करने लगी। इस लड़की की आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी कि मुकाबिल तक बखूबी पहुँच गई। इस लड़की के लबों से निकला लफ्ज़ लाला ही मुकाबिल की सबज आँखों में नफ़रत अमेज़ सुर्खी उतार गया। वही जो बाद में लफ्ज़ अदा किए थे। उसने ये सुन मुकाबिल की घनी मूँछों तले मौजूद अनाबी लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी थी। उसने इल्तिजाइया नज़रों से इस शख्स को देखा जिसके चेहरे पर इश्तियाल की सुर्खी के साथ एक तारीक साया भी मौजूद था। उसने ना समझी भरी नज़रों से इस लड़की को बाजू से पकड़ अपने करीब करते उसकी आंखों में देखा, जहां आंसू अभी भी ठहरे हुए थे। वहीं उसके सफ़ेद चेहरे पर जमे निशान इस बात के गवाह थे वो काफ़ी देर से रोती रही है। लाला असवंत लाला वालिदा पर बहुत गुस्सा कर रहे हैं। दादी जान की तबीयत ठीक नहीं है, आप चलो जल्दी। वो सरसराते लबों से मज़ीद बोलकर इस शख्स के सीने पर सर टिका गई। तैश के आलम में मुठ्ठियाँ भींचते इस शख्स ने गाड़ी वहीं छोड़ एक खूनखार नज़र मुकाबिल पर डालते इस लड़की का बाजू थाम कर इस सुनसान सड़क पर चलना शुरू कर दिया। वही मुलाजमा जो उस लड़की के पीछे आ रही थी वो फिर से पीछे को चलना शुरू हो गई। यकीनन वो सभी हवेली वापस जा रहे थे, जो कि ज़्यादा दूर नहीं थी, मगर फिर से पैदल वहाँ जाना इस लड़की के बस की बात नहीं थी। उसकी टांगें जैसे बेजान हो रही थी। काफ़ी देर से रोने और हवेली में हो रहे तमाशे की वजह से दिल घबरा सा चुका था। उसने मासूमियत से एक नज़र अपने लाला को देखा, जो बजाय गाड़ी में बैठ पीछे हटकर हवेली जाने के वहीं गाड़ी छोड़ पैदल चलने को तरजीह दे चुका था। यानी बात जो भी हो जाए, इस शख्स के असूल उसकी ज़िद कभी ख़त्म ना होती। इस सबज आँखों वाले शख्स ने गुस्से से अपने जबड़े भींचे। इस मुकाबिल कि यह हरकत सख्त नागवार गुजरी थी, जो अभी भी उसके रास्ते में रुकावट इस गाड़ी को बनाए खुद चला गया था। नफ़रत से उसने अपनी गाड़ी के टायर को ठोकर मारी और फिर गुस्से से ड्राइविंग सीट संभाल अपनी गाड़ी को फुल स्पीड दिए सामने मौजूद लैंड क्रूज़र को टक्कर मारी। उसकी यह हरकत लैंड क्रूज़र को नीचे खाई में तो ना गिरा सकी, हाँ, मगर उसके गुजरने का रास्ता ज़रूर बन गया था। इस्तेज़ाइया नज़र तकरीबन खाई में गिरने वाली लैंड क्रूज़र पर डालता और सबज आँखों वाला शख्स फुल स्पीड दिए सड़क पर अपनी गाड़ी भगाने लगा। हालांकि उसकी इस हरकत की वजह से खुद उसकी मर्सिडीज़ को भी काफ़ी नुकसान पहुंच चुका था। जो भी था, वो दोनों ही ना सिर्फ अपनी ज़िद के पक्के थे, बल्कि इंतहा के जुनूनी और संकी भी थे। ना जाने अब कब उनका सामना होता और इस वक्त वो किस हद तक चले जाते। ये कैसे मुमकिन है वालदा? वो घर से भागी और किसी को खबर तक ना हो सकी। घर मेहमानों से भरा पड़ा है, क्या जवाब देंगे हम लोगों को? हमारे सरों में वो जो खाक डाल रही थी, तब कहाँ थे आप सब? वो जब हवेली में दाखिल हुए तो सीधा जनान खाने की जानिब रुख किया। अभी वो एक कदम ही अंदर दाखिल हुआ था कि सबसे पहले यही आवाज़ उसकी समात में गई थी। उसका बड़ा भाई सोफे पर सफ़ेद लिबास में मलबूस उनकी वालदा पर गरज रहा था। पूरी हवेली में मातम सा समा था, लेकिन यह शोर एक वहशत बर्पा किए हुए था। ये लफ्ज़ थे या खंजर के वार जो उसके दिल में पेवस्त हो गए थे। लहू रंग आँखों से हवेली के बहुत बड़े हाल में मौजूद नफूस को देखते इश्तहाल से उसके हाथ की गिरफ्त उस नाजुक लड़की की बाजू पर बढ़ती जा रही थी। चेहरा इस कदर वहशत छलका रहा था जैसे अभी ढेरों लाशें बिछा देगा। जब भरोसा मान यकीन टूटता है तब शायद ऐसा ही असर होता है इंसान का। उसे तो शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि अपने गुस्से की बदौलत वो इस नाजुक लड़की की कलाई तोड़ने के करीब है। लाला, मेरी बाजू छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द के बायस सिसकती हुई वो नम आँखों से अपने लाला को देखती भराई आवाज़ में बहुत आहिस्ता से बोली। उसने तैश से स्याह पड़ती आँखों से अपने दाएं जनब खड़ी इस नन्ही सी लड़की को देखा जिसमें उसकी जान बसती थी। वो अनजाने में गुस्से से पागल होता ये भूल ही चुका था कि उसके हाथ में मौजूद इस मासूम लड़की की बाजू है। एक झटके से वो उसकी बाजू छोड़ता जब्त से जबड़े भींचता हुआ अपना नरम हाथ उस लड़की के सर पर रख गया। जाओ दुआ यहाँ से, जब तक मैं ना कहूँ तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। और गंचा, तुम दुआ को अकेले बाहर कैसे आने दिया? तुमसे तो बाद में हिसाब लूँगा। फ़िलहाल दुआ को उसके कमरे में लेकर जाओ। वो उस खूनखार नज़रों से मुलाजमा को घूरता दुआ को जाने का हुक्म दिया। सामने मौजूद नफूस की तरफ बढ़ा
उसे आते देख एक ढेर उम्र खातून अपने लरजते हुए वजूद के साथ बामुश्किल खड़ी हुई थी। उसने तेज़ी से उनके करीब जाते उन्हें अपनी मजबूत बाहों में थामा। रोहान, वो भाग गई हम सबको रुस्वा करके। क्या जवाब देंगे हम लड़के वालों को? क्या मुंह दिखाएंगे हम? उसने हमारी इज्जत का भी ना सोचा। अपने मरे हुए बाप की इज्जत पैरों तले रौंद वो इस हवेली की दीवारों को फलांग चली गई। कल निकाह है उसका, ऐसे कैसे वो भाग सकती है इधर से? क्या होगा अब? कितनी जिल्लत सहनी होगी हमें। मेरा दिल गम से फटे जा रहा है। वो उसके मजबूत चटानी सीने पर सर रख शिद्दत गम से रो पड़ी। रोमान खानज़दा ने ज़ब्त से अपने लब भींचते नरमी से उनके गिर्द अपनी बाजू का हसाया मजबूत करते उनके सफ़ेद बालों पर अपने लब रखे। आप फिक्र मत करें दादी जान, वो यहीं आएगी इस हवेली में, वो भी कल निकाह होने से पहले। उसकी बात सुन इस खातून ने नम आँखों से उसे देखा। रोमान ने नरमी से उन्हें कांधों से थाम कर सोफे पर बिठाया था और फिर उनके दोनों झुर्रियों से भरे हाथों को अकीदत से अपने लबों से चूमा। उसे वापस लाओ रोमान, कल तुम सब जानती है किस लड़के से तल्लुकात थे उसके और कहाँ गई है वो हवेली से भाग कर। बहारे गुल की हर हरकत, हर बात से बाखबर थी वो ये नमक हराम, लेकिन चंद पैसों की खातिर ये अपनी वफादारी भूल गई। मुझे बहारे वापस हवेली चाहिए, वो भी ज़िंदा। मैं खुद अपने हाथों से जान लूँगी उसकी। समझ रहे हो तुम क्या करना है तुम्हें? करीबी सिंगल सोफे पर विराजमान एक 50 के करीब उम्र की खातून सपाट चेहरे के साथ रोमान से मुखातिब थी। उसने लहू रंग आँखों से अपनी वालदा की बात सुनी और फिर उनके करीब पैरों के बल बैठते उसने गहरी सांस भरते अपनी वालिदा के घुटने पर हाथ रखते हुए गाल भींचते इस्पात में सर हिलाया। आप बेफिक्र रहें वालिदा, जिस इज़्ज़त को वो पैरों तले रौंद कर गई है, हमें रुस्वा किया है उसने किसी गैर की खातिर, वही इज़्ज़त उसके खून से बहाल होगी। जो दाग वो हम सब के कपड़ों पर लगा कर गई है, वो उसके और उसके महबूब के खून से साफ़ होगा। एक नज़र वो अपनी वालदा को देखता सर्द लहजे में कहता उठ खड़ा हुआ। अपनी वालदा का सफ़ेद दुपट्टा में मौजूद मुरझाया और शिद्दत गम से तारीख पड़ता चेहरा उसे अजियत की अथाह गहराइयों में उतार चुका था। कितनी कुर्बानियाँ दी थी उसकी वालदा ने, जिसे भूल उसकी बहन चंद दिन की मोहब्बत की खातिर अपने ही घर वालों को तकलीफ़ दिए चली गई। अब तकलीफ़ तो उसे भी सहनी थी, वो भी रोमान खानज़दा की मुकर्रर की गई। लेकिन भाभी, वो हमारे घर की बच्ची है, उसकी जान कैसे ले सकते हैं हम? रोमान खानज़दा की खूनखा तासुरात देख उनके करीब खड़ा शख्स बोला। क्यों नहीं ले सकते चचा जान उसकी जान, जिसने हम सबको जीते जी मार डाला? अंजाम तो उसका भी मौत ही होनी चाहिए। रोमान बिल्कुल ठीक कह रहा है और वालदा का फ़ैसला भी बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वो इस गैर की खातिर हम सबको भूल हवेली से भाग सकती है तो कब्र उन दोनों की बनाने का हक भी हम ही रखते हैं। असफंद यार गुस्से से बोलता तेज़ी से अपने चचा के करीब गया, जो उसकी बात सुन अफसोस से सर झुका गए थे। तुम जाओ रुमान, मैं यहाँ के मामला देख लूँगा। लड़के वालों को कैसे हैंडल करना है मालूम है मुझे। हाँ, लेकिन कल तक बहारे गुल इस लड़के के साथ हवेली में मौजूद हो। मेरा और वालदा का भरोसा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। असफंद यार ने अपनी ब्राउन आंखें रुमान पर गाड़ी थीं। वह उस बात में सर हिलाता गुस्से से तनफर करता मर्दान खाने की जाने बढ़ा ताकि कलसूम और उसके शौहर से हकीकत जान वो अपनी वालिदा से किए अहद को पूरा कर सके। ऐसा ही था रुमान खानज़दा, जो जब मोहब्बत करने पर आता तो खुद की जान भी देने से गुरेज न करता, और जब उसके दिल में नफ़रत का जज्बा पैदा हो जाता तो ना उसके नज़दीक रिश्ता अहमियत रखता था और ना ही खून। फिर वही होता जो रुमान खानज़दा चाहता था। वो तकरीबन 15 साल का था जब स्कूल में उसे इत्तला मिली कि उसके वालिद अज़बत खान दूसरे क़िबले के सरदार के हाथों जान बहक हो गए हैं। ये वो पहला सदमा था जो रुमान के दिल को पत्थर कर गया। वो आज भी इस दिन को भूल नहीं पाया था जब उसने अपने वालिद के खून में लथपथ लाश देखी थी। सदमे की वजह से वो तो जैसे पत्थर बन चुका था जिसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। तब उसके बड़े भाई असफंद यार खानज़दा, जो कि 20 साल का था, उसे सरदार की गद्दी संभालनी पड़ी क्योंकि उसकी वालिदा अपने देवर से निकाह करने से इनकार कर चुकी थी, वरना उसके चचा शेरगुल खान क़िबले के सरदार मुकर्रर होते। गुलालाई खानम अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। सभी रिश्तेदारों के बारहा जोर देने के बावजूद भी उन्होंने अपने देवर गुल खान शेर से निकाह नहीं किया था।
उन्हें बेवगी की ज़िंदगी कबूल थी, मगर अपने शौहर से बेवफाई नहीं। ऐसे में 20 साल असफर को गुद्दी नशीन बनाया गया। तब से वही इस किबले के हर फैसले को बहुत स्वभाव से सुलझा कर पिछले 15 सालों से सरदार के ओहदे पर फाइज था, और कभी किसी को कोई शिकायत नहीं हुई थी। गुलाइलाई खानम ने हमेशा अपनी सारी मोहब्बत और तवज्जो अपने बच्चों को दी थी। 10 साल बहारें और 5 साल तवा को जितनी मोहब्बत पूरी हवेली से मिली थी, शायद ही किसी को मिली हो। शायद यही वजह थी जो बुहारे गुल ने अपनों के सीने में खंजर घोंपने से पहले ज़रा न सोचा, काश इस मोहब्बत की जगह वो थोड़ी सख्ती रखते घर की बेटियों पर, तब शायद डर और खौफ की वजह से वो ये कदम ना उठा पाती। बचपन से ही रुमान खानज़दा की तबीयत इस किस्म की बन गई थी कि वो कभी कोई फ़ैसला करने से पहले एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता था। गुस्से में इस हद तक जुनूनी हो जाता था वो कि सामने मौजूद वजूद के बदन के टुकड़े करने से भी गुरेज ना करता। जितना बाजार वो खूबसूरत और खूबरू था, बातन से इतना ही बेहिस, जुनूनी और बेबाक था। जो उसका था वो सिर्फ उसी का था। हमेशा दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनता था वो, आज भी दिमाग ही सुन रहा था। तभी बिना ताख़ीर किए वह कुलसूम के अदमुए हो चुके शौहर से बहारे गुल के बारे में तफसीलात लिए सवाद से इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ा। उसके साथ रुमान के गार्ड्स और शेरगुल खान थे, जो कि ज़बरदस्ती रुमान के साथ चल पड़े थे। वो जानते थे अपने भतीजे को, उसके गुस्से और तरबियत से वाकिफ़ थे, तभी कुछ बुरा ना हो जाए इस डर से वो रुमान के साथ चल दिए थे। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा शहराम, ये क्या किया तुमने? वहाँ तुम शादी अटेंड करने गए थे या खुद निकाह करने? कैसे तुम गांव के सरदार की बहन को भगा कर ला सकते हो? तुम जानते नहीं क्या इस किबले के असूलों को? वो ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। अरे अपना नहीं तो कम अज़ कम हमारा ही ख्याल कर लेते। जवान बहन घर में मौजूद है तुम्हारे, क्या हैसियत है हमारी उनके सामने? क्यों किया तुमने ऐसा? दोपहर का वक्त था। रूटीन के मुताबिक वह जब घर में दाखिल हुई तो अपने बाबा के गुस्से से चीखने की आवाज़ सुन उसके कदमों की रफ्तार तेज़ हुई थी। उसके बाबा अपने बेटे पर चिल्ला रहे थे, लेकिन क्यों, जबकि उसका भाई तो पिछले 1 माह से गांव गया हुआ था। फिर अब क्या हो गया जो उसके बाबा इस कदर इश्ताल में मुब्तला थे? हालांकि हार्ट पेशेंट होने की वजह से वो बहुत कम गुस्सा किया करते। गाड़ी को बिना लॉक लगाए वो अपना बैग कांधों पर लटकाए मजबूती से उसे थाम कर मिनटों में दाखिली दरवाजे से अंदर लाउंज में आई, जहां मचाया जाने वाला शोर बाहर कारपोर्च तक सुनाई दे रहा था, जहां उसे इतने दिनों बाद अपने जान से अजीज़ भाई को सोफे पर बैठे देख खुशी हुई थी। वहीं उसके साथ मौजूद दुल्हन के लिबास में मलबूस नाजुक सी लड़की को देख उसे हैरत का झटका लगा। वो दरवाज़ा लॉक किए मामला समझने की कोशिश करती बैग सिंगल सोफे पर रख कर अपने बाबा के करीब हुई, क्योंकि कानों में पड़ने वाली आवाज़ों से किसी हद तक तो उसे मामला समझ आ रहा था। वैसे भी वो हमेशा से बहुत काबिल और समझदार लड़की थी, जो एक बात सुनकर उसकी तह तक पहुंच जाती। ऐसे ही नहीं, वो लॉ की तालीम हासिल कर रही थी। अपनी जहानत की बदौलत वो शहर की नंबर 1 वकील बनने का ख्वाब रखती थी। हुआ क्या है बाबा, आप क्यों भाई पर गुस्सा कर रहे हैं? और भाई आप कब सवाल से वापस आए? ये कौन है आपके साथ? आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? मम्मा आपको क्या हुआ? उसने एक साथ सभी से सवाल करते तेज़ी से सोफे पर सर पकड़े बैठी अपनी माँ की जानिब कदम उठाए। उसे उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी, हमेशा उनका बीपी शूट कर जाता था। अब भी उन्हें देख यही मालूम होता, मगर ऐसा भी क्या हो गया था जो इस कदर परेशान हो चुकी थी उसकी फैमिली। मीरम तुम अंदर जाओ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस मामले में पढ़ने की। उन्होंने मीरम को बाजू से पकड़े कमरे की जानिब जाने का इशारा किया। वह हैरानगी से उन्हें देखती खामोशी से चल पड़ी। फिलहाल जो माहौल घर का हुआ पड़ा था वो अपनी वजह से मज़ीद किसी को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती थी। खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ती वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। और तुम शहराम, पकड़ो अपनी बीवी का हाथ और निकलो मेरे घर से। तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। तुम इस गांव की रवायत भूल सकते हो, मगर मैं जानता हूँ करमपुर गांव के गैरतमंद लोगों को, हवेली वालों का दबदबा, वहाँ के असूल मैं चाहकर भी फरामोश नहीं कर सकता। तुम तो बन गए खुदगर्ज, अब मुझे भी अपनी बेटी की खातिर खुदगर्जी का खोल चढ़ाना होगा। चले जाओ यहाँ से और वापस पलटकर कभी मत आना। आज से हमारा तुम्हारे साथ कोई तल्लुक़ नहीं, मर गए हो तुम हमारे लिए।
वो सुर्खी माइल आंखों से चलाए थे। उनके चेहरे पर रकम अजियत और खौफ अजीब सी दास्तान बयान कर रहा था। न जाने किस बात से इस कदर घबरा रहे थे वो। वसीम साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? अपनी ही बेटी को ज़िंदगी से निकल जाने का बोल रहे हैं? वो बेटा है हमारा, माना कि गलती होगी उससे। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उससे अपना तल्लुक़ ख़त्म कर देंगे। मोहब्बत किया उसने, और ये लड़की भी तो मोहब्बत करती है शहराम से। यानी गांव के सरदार की बहन ने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है। मेरे बच्चे ने उसे अगवा नहीं किया, वो जो डर कर छुपता फिरे। शहराम कहीं नहीं जाएगा, कोई गुनाह नहीं किया उसने। अपने चकराते सर को थामती रुकैया बेगम उठकर वसीम साहब के मुकाबले आई। वो कैसे अपने बेटे को खुद से दूर कर देती, सिर्फ इस वजह से कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी? अरे कम अक्ल औरत, तुम समझती क्यों नहीं? इसने करमपुर के सरदार की बहन को भगाने की जुर्रत की है। गांव की रवायात के मुताबिक हमें उसका हर्जाना। तक 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 तक। वो गुस्से से जबड़े भींचे अपने बेगम से मुखातिब थे कि अचानक उनके दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक दी गई। बाहर गेट तो हमेशा चौकीदार ही खोला करता था, वो भी वसीम साहब से पूछकर। फिर आखिर कौन थे ये लोग जो सीधा दाखिली दरवाजे तक ही पहुंच आए थे, जिसे अभी अभी मीरम ने ही लॉक किया था? कौन है ये? वसीम साहब का रंग खौफ की शिद्दत से सफ़ेद पड़ा, जिससे जैसे पूरे बदन का खून ही खुश्क हो गया हो। उन्होंने घबराते हुए शहराम को देखा था। दरवाज़ा खोलिए मास्टर साहब, रुमान खान ज़दा आपसे ख़ुसूसी गुफ्तगू करने आए हैं। अब छुपने से कुछ नहीं होगा। यह दरवाज़ा आपको हमसे बचा तो नहीं सकता, क्योंकि इसे तोड़ने में हमें ना तो देर लगेगी और ना ही ज़्यादा मेहनत। बाहर मौजूद एक शख्स ने बुलंद आवाज़ कहते लाउंज में खुलने वाली खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश की, मगर पर्दे फैले होने की वजह से वह शख्स अंदर देखने से महरूम रहा। डर की बदौलत वसीम साहब के बदन में लर्जा तारी हो गया। इस कदर खौफज़दा थे वो करमपुर गांव के सरदार से। बाकी नफूस की हालत भी उनसे मुख्तलिफ नहीं थी। बहारे ने तो बाकायदा शहराम का बाजू पकड़ उसे खींचते हुए किसी कमरे में ले जाना चाहा, जैसे वहाँ छुपकर वो इस कहर से बच जाएंगे। वसीम साहब की तेज़ होती धड़कनें दरवाजे पर दी जाने वाली मुसलसल दस्तक से मज़ीद बढ़े जा रही थी। उन्होंने खौफज़दा नज़र अपने जवान बेटे पर डाली, जिसने बेशक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था, लेकिन खून की कशिश और बेटे को खोने का डर वसीम साहब के बदन में हरकत पैदा कर गया। वो बाप थे, कैसे अपनी नज़रों के सामने अपने ही लखते जिगर को दम तोड़ते देखते रहते। कुछ लम्हों में ही इंतहाई फ़ैसला कर चुके थे वो, ये जानते हुए भी कि करमपुर गांव की रवायात क्या हैं। जो भी था, फ़िलहाल उन्हें शहराम की ज़िंदगी अजीज़ थी, बाकी बाद में जो होता वो संभाल लेते। वो दबे कदमों शहराम के करीब गए और उसे घर के बैकडोर से निकल जाने का इशारा करते खुद दरवाजे के करीब हुए। शहराम बहारे का हाथ पकड़ अंधाधुंध घर के बैकडोर की तरफ बढ़ा, जिसके मुतालिक सिर्फ घर वाले ही जानते थे, क्योंकि यह बैकडोर उनकी बेकरी की तरफ खुलता था, जिसे वसीम साहब और शहराम संभाला करते। यकीनन उनके घर में आए लोगों को इस मुतालिक खबर ना थी, यानी वो आसानी से इधर से भागने में कामयाब हो सकते थे। शहराम पर तो ऐसा इश्क का भूत सवार था कि बिना अपनी फैमिली का सोचे वो सिर्फ बहारे की खातिर हर इंतहा तक पहुंचने को तैयार था। उसे देख अंदाज़ा होता कि शायद सच में मोहब्बत बहुत खुदगर्ज होती है। देखते ही देखते वो बहारे के हमरा घर से बेकरी में दाखिल हुआ और फिर एहतियात से इर्द गिर्द देखते उन लोगों से बचकर बेकरी से निकल रोड पर कैब रोक के उसमें बैठ बहारे को लिए यहाँ से चला गया। वहीं दूसरी सिमत वसीम साहब ने शहराम की बेकरी में जाते ही घर का दाखिली दरवाज़ा खोल दिया। अगले ही लम्हे दो ऊंचे लंबे 1.5 डोर वजूद के हामिद शख्स लॉन्च में दाखिल हुए, जिनके लिबास और हुलिये को देख मालूम होता गांव के लोग हैं वो। वसीम साहब ने अपनी पेशानी पर आए पसीने को हाथ की पुश से साफ़ करते खुश्क लबों को ज़ुबान से तर किया। इन 2 अफराद के पीछे ही किसी और ने भी लॉन्च में कदम रखा था, जिसके साथ मज़ीद 2 अफराद और थे। उनके हाथों में मौजूद हथियार देख वसीम साहब ने अपने नज़रें चुराईं। वो काफ़ी हद तक खुद को पुरसुकून करने में कामयाब हो चुके थे। चेहरे पर छाया खौफ और घबराहट के तासुरात पर काबू पा लिया था उन्होंने। ऐसी ही कोशिश रुकैया बेगम ने भी की थी, लेकिन उन्हें देख साफ मालूम होता कि कुछ तो छुपा रही हैं वो। बहुत गलत किया मास्टर, बहुत गलत किया। दूसरों को तालीम देने के चक्कर में अपने लड़के को कदमी सिखाना ही भूल गया तू। उसे ये तक ना बताया दूसरों की इज्जत पर निगाह नहीं रखते। कैसा मुअल्लम है जो अपनी ही औलाद को अच्छे बुरे की तमीज़ ना सिखा सका। तेरा लड़का दूसरों की बेटियों को गुमराह करके उन्हें घर से भगा रहा है और तू खुश सुकून से अपने घर में बैठा है। तेरे पास अपने बेटे को संभालने का भी वक्त नहीं था क्या मास्टर? अफसोस
क्या तरबियत की उसकी, जो भरी जवानी में खुद की कब्र खोद चुका है। कहाँ है तेरा बेटा? झूठ तो बोलने का सोचना भी मत, वरना उसके मरने से भी पहले तुम दोनों बूढ़ा बूढ़ी को ऊपर पहुंचा दूंगा। और यकीन मान, मुझे ज़रा अफसोस नहीं होगा इस जड़ को ख़त्म करने में, जिसकी शाखें आज हमारी हवेली के दुपट्टे से उलझकर उसे चाक कर चुकी हैं। बोल, कहाँ है तेरा बेटा? जिधर भी छुपाया है इसे बाहर निकाल। वो हलक के बल घुराया। कुछ पल पहले कितना सुकून इत्मीनान रुमान के चेहरे पर था, जबकि इस वक्त उतनी ही वहशत छलक रही थी। कैसा था उसका मिजाज, जो सैकड़ों में तब्दील होता था। उसकी गुर्राहट सुन जहाँ वसीम साहब और रुकैया बेगम लर्ज गए थे, वहीं ये आवाज़ सुन कमरे में बैठी मीरम यकदम बेड से उठ खड़ी हुई। काफ़ी देर से उसे कुछ आवाज़ें तो सुनाई दे रही थी, मगर वो नीचे जाने का हौसला नहीं कर पा रही थी। वजह उसका नाजुक दिल था, जो लड़ाई झगड़े और ज़्यादा शोर में सहम जाता। उसकी धड़कनें इस कदर तेज़ हो जाती कि मीरम को लगता उसका नाजुक दिल फड़फड़ाकर अभी हमेशा के लिए साख्त हो जाएगा। कितनी बार तो वो बेहोश तक हो चुकी थी। डॉक्टर्स की हदायत पर ही वो अब एहतियात किया करती, मगर इतनी देर से हो रहे शोर के बाद यूँ किसी की शेर सी गुर्राहट सुन वो कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर हो गई। छोटे छोटे कदम उठाती वो अपने कमरे से बाहर की तरफ बढ़ी। आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, बता, कहाँ है तेरा बेटा? कहाँ है वो? इस तरह तू मुझसे उसे बचा नहीं सकता। रुमान खानज़दा उन दोनों को पाताल से भी बाहर खींच लाएगा। तेरी खामोशी आज बहुत खून खराबा कर सकती है मास्टर। मुझे आज तेरा खून बहाने पर कोई अफसोस नहीं होगा। वो अपनी लेदर जैकेट से पिस्टल निकाल वसीम साहब के पेशाने पर रख ट्रिगर पर अपनी उंगली का दबाव डालने लगा। उसकी शहद रंग आँखों में छाए खून सुर्ख डोरे उसके अंदरूनी कैफियत और इश्तार को जाहिर कर रहे थे। रुमान खानज़दा का सपाट चेहरा और कनपटी की फूली हुई रगें उसके ज़ब्त को वाज़े कर रही थी। बहुत मुश्किल से खुद पर पहरे बिठाए वो वसीम साहब से बात कर रहा था, वरना उसकी वहशत छलकाती आंखें देख कोई भी समझ जाता कि अब तक वो उस पूरे खानदान को मलिया मिट कर चुका होता। वसीम साहब ने लबों पर चुप्पी साधे अपनी आंखें बंद कर ली थीं, यानी वो रुमान को खुद को मारने की इजाज़त दे चुके थे। रुकैया बेगम तड़प कर आगे बढ़ी। वो कैसे अपने सर के सरदार को नज़रों के सामने ख़त्म होते देख लेती। ये क्या कर रहे हो रुमान? आराम से बात भी तो हो सकती है। पीछे करो ये पिस्टल। मास्टर साहब को बोलने का मौका तो दो। क्या पता वो अनजान इस मामले से, उन्हें मालूम ही ना हो कुछ। वैसे भी आजकल की औलाद कहाँ वालिदैन को खाते में लाती है। हम ढूंढ लेंगे भारे, और इस लड़के को तुम जज्बाती मत हो और ऐसा कोई भी कदम मत उठाओ जिसकी वजह से तुम्हारी ज़मीन पर कोई भी दाग लगे। यकीन करो, मामला सुलझ जाएगा। सोच समझ कर फैसला करो। अचानक ही शेरगुल खान ने घर के अंदर कदम रखा था, जो पहले बाहर गाड़ी में मौजूद थे। उन्होंने गार्ड्स और रुमान को अंदर जाने का कहा था, क्योंकि सफ़र करने की वजह से उनकी तबीयत कुछ नासाज हो चुकी थी। अब इतना शोर सुन वो मामला सुलझाने की खातिर अंदर चला आए थे। उनकी बात सुन रुमान ने इस्तज़ाइया नज़रों से उन्हें देखा, लेकिन पिस्टल उसने अभी तक वसीम साहब पर तान रखी थी। इससे पहले वो कुछ कहता, लाउंज में एक बारीक सी नस्वानी आवाज़ गूंजी थी, जो इन सभी को मुतवज्जो करने का बाइस बनी। छोड़ो मेरे बाबा को, पीछे करो इसे। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो हमारे घर में? ये कोई तरीका नहीं है समझे तुम? अभी के अभी निकलो मेरे घर से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मीरम तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती उनकी तरफ आती हुई बोल रही थी। रुमान ने सपाट नज़रों से इस नाजुक सी लड़की को देखा, जो मुश्किल से 19 साला कांच सा वजूद रखने वाली सुर्खो सफ़ेद मगर बहुत बहादुर लड़की थी। उसकी हिम्मत की ताद देनी बनती थी, क्योंकि रुमान खानज़दा के सामने पहली दफ़ा किसी सनफ़े नाजुक ने ज़ुबान खोली थी। रुमान ने दिलचस्प नज़रों से उसे सर से पांव तक देखा। वो पिंक कलर का नाइट ड्रेस पहने हुई थी, जो कि खुले से ट्राउज़र और छोटी सी फुल स्लीव्स शर्ट पर मुश्तमिल था। पिंकी कलर के स्लीपर्स में मौजूद बिना दुपट्टे के वो लड़की इतने सारे मर्दों के बीच आती गुस्से से चीख रही थी। उसके चेहरे पर छाई सुर्खी इस लड़की के गुस्से को अयां कर रही थी। उसकी सफ़ेद मरमरी गर्दन की फूलती रगें और गुलाबी आँखों की हल्की सी सुर्खी रुमान खानज़दा को चुकाने का बाइस बनी। काफ़ी दिलचस्प थी वो लड़की, जिसे देखने में वो इतना महव था कि उसकी बातें रुमान खानज़दा की समात में जा ही नहीं सकी। न जाने वो चीख कर क्या कुछ कह रही थी। रुमान खानज़दा की तो नज़रें सिर्फ उसके लबों पर ठहरी थी, जो तेज़ी से हरकत कर रहे थे। होश तो उसे तब आया जब अचानक मीरम ने उसके हाथ को अपने नरम मुलायम हाथों से पकड़कर झटकते हुए पीछे किया था। उसका लम्स रुमान खानज़दा के बदन में करंट सा दौड़ा गया। वो सैकड़ों में होश की दुनिया में लौटता सपाट चेहरे के साथ उसे देखने लगा, जो खुद वसीम साहब के सामने आ खड़ी हुई।
अपनी जान से अपने बाबा की ढाल बन चुकी थी वो। उसकी हरकतें रुमान खानज़दा के लबों पर इल्तिजाया मुस्कुराहट बिखेर गई थी। मीरम के चेहरे और गर्दन पर फैले चॉकलेटी कलर के बालों को एक नज़र देखते रुमान ने अपने हाथ की जानिब निकाह की, जिसे अभी मीरम ने नफ़रत और गुस्से से झटका था। मास्टर बताया नहीं तूने, कहाँ है तेरा बेटा? लगता है सारी मोहब्बत तुझे सिर्फ अपनी एक ही औलाद से है। तेरी बेटी के खातिर मोहब्बत ख़त्म क्यों हो गई तेरी? जबकि तेरी बेटी तो बिना खुद की इज्जत और जान की परवाह के मेरे सामने आ खड़ी हुई है। वो मिसाल तो तूने सुनी ही होगी। सफ़ेद कपड़े पहनने का शौक़ रखने वाले रास्ते हमेशा साफ़ सुथरे चुनते हैं ताकि कीचड़ का एक भी धब्बा उनके कपड़ों को दागदार ना कर दे। लेकिन यहाँ तो तेरे बेटे ने रास्ता वही चुना जहाँ ना सिर्फ वो बल्कि उसका पूरा ख़ानदान कीचड़ का ढेर बन जाएगा। दूसरों की इज्जत पर नज़र रखने से पहले अपनी इज्जत याद ना आई उसे। इतना मुकम्मल हुस्न तो वैसे ही किसी को भी दीवाना कर जाए, जबकि अब तो तेरे बेटे ने वजह भी दे दी मुझे। मुसलसल मीरा को घूरता हुए एक तरफा मुस्कुराहट के साथ कहता वसीम साहब को हैरानो परेशान कर गया। उसकी नज़रों की तपश से घबराती मीरम खुद में सिमटी थी। वो डरपोक या मासूम ज़रूर थी, मगर बेवकूफ़ नहीं जो उसकी नज़रों और बातों का मतलब ना समझ पाती। रुमान की आंखों की सुर्खी और चेहरे की वहशत में इजाफा होते देख शेरगुल खान उसके करीब हुए थे। ये क्या कह रहे हो तुम रुमान? इरादा क्या है तुम्हारा? उनकी बात सुन रुमान खानज़दा तंजिया मुस्कुराया वो, और वही पिस्टल अपने चचा के सीने पर रखते एक नज़र पीछे खड़े अपने ड्राइवर को देखा। यकदम ही उसकी आंखों की सुर्खी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। न जाने अचानक क्या हो गया था उसे। उसकी यह हालत मेरे को देखने के बाद हुई थी या वजह कुछ और थी? सॉरी चचा जान, आपकी इस दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है। अब आप चाहते हैं सब ठीक हो जाए, तो इसकी खातिर कुर्बानी तो बनती है आपकी। सर्द लहजे में कहता वो बिना शेरगुल खान या किसी की भी कुछ समझे बगैर ट्रिगर पर दबाव डाले अपने सगे चचा का सीना चाक कर गया। एक दर्दनाक चीख के साथ पूरे घर में खौफनाक शोर बरपा हुआ था। वसीम साहब, रुकैया बेगम के साथ साथ मीरम भी खौफ से कांप उठी। आखिर ये हुआ क्या था? अचानक उसकी समझ से बलातर था। वो यहाँ अपने बाप को बचाने की खातिर आई थी, जबकि रुमान खानज़दा ने अपने ही सगे चचा को फर्श बोस कर दिया था। उसका निशाना इस कदर सही था कि शेरगुल खान का साख्त वजूद फर्श पर गिरकर सफ़ेद मार्बल को रंगीन करने लगा। ये मंजर देख मीरम का दिल सहम चुका था। उसकी धड़कनें रफ्तार पकड़ने लगी। वह थर थर काँपती साख्त नज़रों से शेरगुल खान को देख रही थी। ओहो मास्टर जी, ये क्या किया आपने? पहले आपके बेटे ने हमारी गैरत पर वार किया, मेरी बहन को घर से भगा लिया, और जब हम उसकी तलाश में आपके घर पहुंचे तो आपने मेरे चचा जान को जान भग कर दिया। वह सपाट चेहरे के साथ वसीम साहब के करीब जाता अपनी पिस्टल उनके कांपते हाथों में पकड़ा गया। अगले ही पल वो पिस्टल फर्श बोस हो चुकी थी, जिसे देख रुमान के लबों पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट दौड़ी। ये कहाँ का सूल है कि हर जगह सिर्फ आपको ही फतह हासिल हो और हमारे हाथ से खसारा लगे? ये तो कोई इंसाफ ना हुआ। इतने अरसे तक करमपुर में रहने के बावजूद आप वहाँ के असूल और रवायात को जान ना सके। जो गुनाह आपने किया उसकी सज़ा के तौर पर असूलन आपको अपनी बेटी वनी में मुझे देनी होगी। उसने एक नज़र बुरी तरह काँपती हुई गहरे सांस ले रही मीरम को देखा। मामला गैरत से अब कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। जान ले ली है आपने मेरे चचा की, जिसके एवज़ आपकी बेटी अब से मेरी बनी बनकर मेरी कैद में रहेगी। इज़्ज़त ख़राब सिर्फ आप ही नहीं कर सकते, किसी अपने को खोने का दर्द तो आपको भी महसूस करना होगा। मीरा को देखता हुआ वो एक एक लफ्ज़ पर जोर दे रहा था। वसीम साहब तो कुछ बोलने की भी हिम्मत खो चुके थे। ये जो कुछ उनकी नज़रों के सामने हुआ था, रुमान ने जो कुछ किया था, वो नाकाबिले यकीन था। आखिर कैसे वो ऐसा कर सकता था? अपने ही चचा की जान ले सकता था? आखिर इरादा क्या था उसका? क्या कह रहा था वो? वसीम साहब माऊफ ज़हन के साथ रुमान को देखते उसकी बात समझने की कोशिश कर रहे थे। आज से आपका अपनी बेटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। वो मेरी ग़ुलाम है, जिसके साथ हर गलत सही करने का हक़ रखता हूँ मैं। बनी है वो मेरी, जिसके मुकद्दमे में सिर्फ रुमान खानज़दा की कैद लिखी है, जिसकी ज़िंदगी का हर एक पल सिर्फ अजियत की भेंट चढ़ेगा। वो मौत मांगेगी, मगर उसके नसीब में मौत से बदतर ज़िंदगी लिख दी जाएगी। अब से मीरम वसीम रुमान खानज़दा का खिलौना होगी, जिसे तोड़ने का भी हक़ मैं रखूँगा और खेल कर किसी कोने में फेंक देने का भी हक़ सिर्फ मुझे हासिल होगा, सिर्फ रुमान खानज़दा को।
एक झटके से मीरम को कलाई से पकड़ उसकी पुश्त को अपने सीने के साथ लगाता वो अपनी एक बाजू उसके एक कंधे से क्रॉस करता दूसरे कंधे तक ले जाकर उसे गिरने से संभाल गया। मीरम को आज काफ़ी टाइम बाद फिर से वही अटैक आया था, जिसमें ना सिर्फ उसकी हार्ट बीट तेज़ खतरनाक हद तक तेज़ हो जाती थी, बल्कि वो खुद भी बेहोश होकर अपने हवास खो देती थी। रुमान खानज़दा के सहारा देने पर मीरम ने नीम बेहोश होते उसके बाजू को खुद से दूर करना चाहा। वो इस वक्त उसकी किसी भी बात को सुन या समझ तो नहीं पा रही थी, मगर रुमान का लम्स उसे कांटे की माने चुभ रहा था। उसके मुबहीम से एहतजाज पर रुमान के नाभी लबों को हल्की सी मुस्कुराहट ने छुआ, साथ ही उसकी गिरफ्त पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी। यहाँ तक कि मीरम को अपनी रीढ़ की हड्डी रुमान खानज़दा के चट्टानी सीने के साथ टकराती महसूस हुई। मीरम को रुमान के नज़दीक देख वसीम साहब के बदन में हरकत हुई। वो होश में लौटते रुमान के करीब हुए। ये गलत है रुमान खानज़दा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस गुनाह की सज़ा तो मेरी मासूम बच्ची को हरगिज़ नहीं दे सकते, जो उसने किया ही नहीं। यहाँ सब जानते हैं यहाँ क्या हुआ और मुजरिम कौन है। तुम शहराम की सज़ा मेरी बेटी को नहीं दे सकते। जाकर ढूंढो अपनी बहन और शहराम को, फिर जो चाहे करो उसके साथ, मगर ख़बरदार मेरी बेटी के मुतल्लिक तुमने कुछ भी गलत सोचा तो मीरम जिम्मेदारी है मेरी, बच्ची है मेरी, जिसके साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा। वसीम साहब गुस्से से बोलते फर्श पर गिरी पिस्टल को उठा रुमान की तरफ तान गए। उनके हाथों की कपकपाहट रुमान खानज़दा के कहकह का बाइस बनी। हर किसी को अपने जैसा मत समझा करे मास्टर जी। रुमान खानज़दा हूँ मैं, जो ना तो अपनी ज़ुबान से फिरता है ना ही किए गए फ़ैसले से। और मुझे ना तो तुम्हारी बेटी की जान में कोई दिलचस्पी है, ना ही अपनी बहन वापस चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे हाथ वो खिलौना लग चुका है जिसे चाबी तो मैं लगाऊंगा। नाचेगी भी वो मेरे सामने, मगर अज़ियत तुम लोगों को होगी, और इसी अज़ियत से तुम सबको मरते देख मेरे दिल को सुकून मिलेगा। उसकी कही बात सुन वसीम साहब ने पिस्टल पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते जब्त से अपने जबड़े भींचे। ऐसा मत करो रुमान, गुनाह शहराम ने किया है, सज़ा भी उसे दो। मैं बता देता हूँ उसका पता, तुम बस मीरम को छोड़ दो। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पैनिक अटैक आया, उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, वरना वो मर जाएगी। वो अपनी बेटी की खातिर तड़प रहे थे, जिसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो भला कैसे अपनी मासूम बेटी को इस दरिंदे के हवाले कर देते, जो अपने सगे रिश्तों से मुखलिस नहीं था। ना जाने वो उनकी बेटी के साथ कैसा बर्ताव करता। क्या कह रहे हैं आप वसीम? आखिर कैसे आप अपने बेटे को मरने दे सकते हैं? वो शहराम है हमारा, मेरा बच्चा है वो। मैं आपको ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगी। जो हो रहा है होने दें, यही बेहतर है सबके लिए। शहराम की जान बचाने के लिए मीरम को ये करना ही होगा। रुकैया बेगम, जो कब से खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी, अचानक वसीम साहब के करीब जाती उनके हाथ से पिस्टल लेकर उसे दूर फेंक गई। उनकी खुदगर्जी देख वसीम साहब को हैरत का शदीद झटका लगा। उन्होंने तासुब से अपनी बेगम को देखा, जो ममता में अंधी हुए इस मासूम लड़की को कुर्बानी देने को तैयार थी, जो कि शायद अपने हवास भुलाए रुमान के सीने पर सर टिका चुकी थी। अरे वाह, क्या इमोशनल फिल्म चल रही है। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, दिल दुखी हो गया सच में। इसी दुख में आपको बताता चलूँ, जितने आंसू बहाने हैं, जितना मातम मनाना है, एक साथ ही बहा लें, क्योंकि आपकी बेटी आज से मर ही चुकी है। आपके लिए उसे हॉस्पिटल ले जाना मेरा फ़ैसला है। वैसे रुमान खानज़दा से बेहतर डॉक्टर उसके लिए कोई और साबित नहीं होगा। अब से उसके हर मर्ज़ का इलाज भी मैं हूँ और दवा भी। तो फिर चलते हैं मास्टर साहब। अपने बेटे को बता दीजिएगा, उसकी बहन ने उसकी जान की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया। एक जहन्नुम से भी बदतर ज़िंदगी को चुन लिया उसने, सिर्फ अपने भाई की मोहब्बत को अंजाम तक पहुँचाने के लिए। सख्त नज़रों से उन्हें घूरता वो अपनी स्याह लेदर जैकेट उतार मीरम के कंधों पर डाले, एक झटके से उसे गोद में उठाकर घर से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। जाते जाते उसने इशारे से अपने गार्ड्स को शेरगुल खान की लाश उठाने का इशारा किया था। उसकी सफाकी और बेरहमी पर ना सिर्फ वसीम साहब सदमे की कैफियत में थे, बल्कि वो तमाम गार्ड्स भी हैरान परेशान थे। किसी को ज़रा तवक्को नहीं थी कि रुमान खानज़दा ऐसा भी कुछ कर सकता है। रुक जाओ रुमान, मत करो ऐसे। उसे जाते देख वसीम साहब पीछे लपके, मगर रुमान के गार्ड्स ने उन पर बंदूकें तान उन्हें पीछे रहने का इशारा करते शेरगुल खान के मुर्दा जिस्म को उठाकर गाड़ी में डाला। और फिर देखते ही देखते दो बड़ी लैंड क्रूज़र्स वसीम साहब के एक कनाल के खूबसूरत घर से बाहर निकल गईं। अपनी लाडली बेटी को खुद से दूर जाते देख वसीम साहब तड़प कर आंसू बहाने लगे। उन्हें लगा उनका दिल गम से फट रहा है। सीने पर हाथ रख वो अभी तक अपने गेट को देख रहे थे, जहाँ से अभी अभी रुमान खानज़दा उनकी बेटी को लेकर गया था। एक दर्द भरी आह के साथ वसीम साहब अपने सीने पर हाथ रख ज़मीन पर बैठते चले गए। वहीं रुकैया बेगम उन्हें देख तेज़ी से उनके करीब हुई।
अंधेरे कमरे में मौजूद वो कब से शीशे की खिड़की के करीब खड़ी बिना पलकें झपकाए चांद को देखने में मसरूफ़ थी, जिसकी हल्की सी रोशनी उसके वजूद पर पड़ती उसके गमगीन चेहरे पर रकम अज़ियत को अया कर रही थी। पिछले 6 माह से ऐसी ही ज़िंदगी थी उसकी। कहाँ सोचा था उसने कि तमाम ख्वाब मलिया मेट हो जाएंगे और हाथ लगेगी तो सिर्फ उम्र भर की कैद। कितनी जिंदा दिल लड़की थी वो, जिसके लबों से कभी मुस्कुराहट गायब भी नहीं होती थी। कितनी लाडली थी वो अपने घर वालों की, जबकि यहाँ उसे किसी जानवर की तरह कैद किए रखा गया था। कितनी डरपोक थी वो, अंधेरे से जान जाती थी उसकी। मगर पिछले 6 माह से कि ज़िंदगी ने उसके हर खौफ को दूर भगाया था, उसे ज़िंदगी की तलखी से रूबरू करवाया था। अब तो अपनी किस्मत पर मातम कर करके उसके आंसू भी खुश्क हो चुके थे। शायद समझौता कर लिया था उसने इस ज़िंदगी से, जो गुनाह उसके घर वालों से हुआ। आखिर उसकी भेंट वो चढ़ी थी। इस गुनाह का कफ़ारा उसके नाजुक वजूद से लिया गया था। अपनी अब तक की ज़िंदगी के बारे में सोचते उसने कब से आंखें मींची कि अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उसके बदन में हरकत पैदा कर गई। वह समझ चुकी थी इस वक्त कौन आया है उसके कमरे में और क्या करने का इरादा है उसका। पिछले 6 माह से वो तकरीबन हर रोज़ तो इसकी ज़िंदगी सहती थी। उसके बदन का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहाँ इस जालिम की वहशत के निशान ना हो। खौफ से हलक तर करते उसने रुख पलट कर देखा, जहाँ वही जालिम सफाक इंसान कमरे की लाइट जलाकर उसकी सिमत तंजिया मुस्कुराहट उछाल चुका था। कब तक मातम मनाओगी? अब तो कबूल कर लेनी चाहिए तुम्हें अपनी ज़िंदगी, समझौता कर लेना चाहिए अपने मुकद्दर से। इस उजड़े हुए हुलिया में रहकर क्या साबित करना चाहती हो? बहुत जालिम, बहुत जुल्म हो रहा है तुम पर। कमज़ोर, बेबस और मजलूम हो तुम। शायद ये बात भूल गई हो तुम, तुम्हारे घर वालों ने कितना गलत किया हमारे साथ। हमारी दुनिया उजाड़ दी उन्होंने। कुछ दर्द तो उन्हें भी सहना होगा। यहाँ तुम्हारे अफसरदा चेहरे की वीरानगी देखने नहीं आया मैं, सुकून की तलाश में आया हूँ। जाओ और अच्छे से तैयार होकर आओ। याद से मेरी पसंदीदा लिपस्टिक ज़रूर लगाना। वो उसके करीब जाता नरमी से उसकी कमर को सहलाते हुए उसके फ़राक की ज़िप खोल गया। सहम कर उसने अपनी हैज़ल ग्रे आँखें इस शख्स की खुमार की बदौलत सुर्ख हो चुकी आंखों में गाड़ी। इस शख्स ने इस लड़की की आंखों में ढेरों खौफ और दर्द को चुटकियों में उड़ाते उसे अपने हुक्म की तमील करने का इशारा किया। अब तो वो आदी हो चुका था रोज़ ये सब देखने का। ना तो पहले दिन उसे कोई फ़र्क पड़ा था इस लड़की को अजियत देते, और ना ही अब कोई फ़र्क पड़ने वाला था। उसकी बेहिसी पर वो लड़की बेबसी से इस शख्स की आंखों में देख रही थी। उसके कपकपाते लब इससे कुछ कहना चाह रहे थे। वो उसके कपकपाते लबों की गुजारिश को अनजान बंदे इग्नोर कर गया था। जानता था इसकी गुर्बत में उसकी जान जाती है। अब वो रोए या तड़पे, ये गुर्बत उसे ही सहनी थी। उस लड़की के इनकार की उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। जो कहा है वो करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना हक तो मैं अपना बाद में भी ज़रूर वसूलूँगा। तब कोई नरमी की गुंजाइश भी नहीं होगी। वो सर्द अंदाज में हुक्म देता बेड की जानिब बढ़ गया जो कमरे के वस्त में पड़ा था। वो लड़की उसके हुक्म पर अपनी भीगी आंखें रगड़ती ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। कांपते हाथों से उसने लिपस्टिक लगानी शुरू की थी। वो शख्स बेड पर बैठकर टेक लगाए उसे गहरी नज़रों से देख रहा था, जो उसके देखने से बुरी तरह पजल हो रही थी। इस शख्स की नज़रें इस लड़की के फ़्राक से नज़र आती उसकी बेदाग कमर पर थी, जिसे महसूस करते वो सुर्ख पड़ रही थी। उसका आईने में नज़र आता शर्माना घबराया रूप देखकर इस शख्स की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसका घबराना शर्माना उसे बहुत अट्रैक्ट करता था। उसे इतने दिनों में अंदाज़ा हो चुका था वो सिर्फ उसकी गुर्बत के डर से घबराती ही नहीं थी, बल्कि वो बहुत ज़्यादा शर्मीली भी थी। शायद उसकी कम उम्री और मुसीबत उसके लिए इतनी शर्म का बाइस थी। लिपस्टिक लगा चुकी हो तो अब आ जाओ। वो उसे ड्रेसिंग के पास ही जमे देखकर सर्द लहजे में बोला। बेशक वो लड़की बहुत नाजुक थी, मगर वो उसकी नफ़रत उसका बदला थी। वो इस लड़की के साथ कभी भी नरमी नहीं बरत सकता था। उसका सर्द लहजा महसूस करते वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। हड़बड़ाहट में उसका पैर बेड के साइड टेबल से टकरा गया। वो दर्द से सिसक कर रह गई। इस शख्स ने उसे कलाई से पकड़ते अपनी गोद में बिठाया। इतनी हड़बड़ाहट क्यों, इतना कांप क्यों रही हो? अब तो तुम्हें इस सब की आदत हो जानी चाहिए। दुनिया की हर बीवी अपने शौहर की गुर्बत सहती है, उसे सुकून पहुंचाती है। पहले 6 माह से मेरे लम्स को बर्दाश्त किया है, फिर अब तक ये घबराहट क्यों? इस शख्स ने इस लड़की के बदन का कपकपाना महसूस करके
काफ़ी नरमी से कहा। रेड लिपस्टिक लगाए उसका चेहरा मज़ीद दमकने लगा था। वो उसके हुस्न से बहकने लगा था। उसकी आंखों के गोशों पर उभरी नमी उस शख्स ने बेदर्दी से अपनी उंगलियों से चुनी जो साइड टेबल के साथ पाँव टिकराने से उसकी आंखों में आन ठहरी थी। उसके चेहरे पर उभरती तकलीफ से अंदाज़ा लगाया जा सकता था उसे काफ़ी ज़ोर से लगी है, मगर अब मुकाबिल को ज़रा परवाह नहीं थी, क्योंकि तकलीफ देने वाला भी तो वो खुद ही था। दुनिया का शौहर अपनी बीवी के साथ पहली रात ऐसी सफाकियत नहीं बरतता जैसे आपने बरती थी। इस शख्स ने उसके भीगे लहजे में किए गए शिकवे पर अपने जबड़े भींचे थे। जो तुम्हारे घर वालों ने किया लगता है वो भूल चुकी हो। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारे घर वालों ने, मुझसे मेरा बाप छीन लिया। जानती हो जब अपने बाप की लाश को देखा था तो कैसी अजियत सही थी मैंने। माना कि तुम बेकसूर हो, मगर बाज़-औक़ात हमें अपनों के किए गुनाह का बोझ उम्र भर उठाना पड़ता है। तुम्हारा भी यही हाल है, पूरी ज़िंदगी तुम इसी बोझ के साथ गुजारोगी। उसके आंसुओं पर मश्तल होता उसका जबड़ा अपनी आनी गिरफ्त में दबोचे घुराया। उसकी ज़रूरत हो सकती थी, वक्ती तौर पर उसका सुकून भी हो सकती थी, मगर उसकी कमज़ोरी नहीं थी और उसकी मोहब्बत तो कभी भी नहीं। मगर वो नहीं जानता था अनकरीब वो सिर्फ एक ही औरत के लिए पागल होगा, उस जिससे मोहब्बत नहीं वो इश्क करेगा, वो भी जुनून की हद तक। इस शख्स ने सुलगती नज़र उसके लरजते वजूद पर डाली। इस लड़की के रोने और उसकी बातों ने इस शख्स का सारा मूड गारत कर दिया था। उसने इस लड़की के बालों को अब अपनी गिरफ्त में लेते उसका चेहरा अपने मुकाबले किया, मगर अपनी गिरफ्त बहुत हल्की रखी थी उसने। इस शख्स ने बेदर्दी से उसके गाल पर अपने दांत काटे। उसकी सफ़ेद पड़ती रंगत देखते इस शख्स ने उसके बालों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करती उसे अपनी गोद से बेड पर धकेला। उस पर झुकता वो उसके सुर्ख हो चुके गाल, जिसमें आज सर्दियाँ भी घुली हुई थी, पर अपने दांतों के निशान को अपना हाथ फेर कर सहलाने लगा। उसके गाल की जर्दपन को वो अपनी गुर्बत के खौफ से मशरूत कर गया था। वो उसकी गर्दन पर झुकता अपने दांत जगह जगह काटने लगा। वो उसके लम्स पर अपनी सिसकियाँ खौफ से रोके हुए थी। दांत दिल अनजाने खौफ से लर्ज रहा था। पता नहीं आज वो उसके साथ कैसा सलूक करेगा। वो काफ़ी देर तक अपना पुरतपश लम्स उसकी गर्दन पर बखेरता रहा। वो आंखें नीचे उसका सुलगता लम्स बर्दाश्त कर रही थी। उसका बदन बहुत बुरी तरह काँप रहा था, जिसे वो शख्स देखता थोड़ा हैरान हुआ। उसके ऊपर से उठते उसने अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाली थी। उसकी बंद आंखों को बगौर देखते उसके लबों पर झुकता वो उसकी निचले लब को ज़ोर से काट गया। उस लड़की ने तकलीफ से सिसकी ली थी। वो उसके निचले लब को सख्ती से अपने गिरफ्त में ले गया था। काफ़ी देर बाद उसके लबों को आज़ादी बख्शते उसने उसकी फ़्राक की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसकी फ़्राक कांधों से नीचे की अपनी ज़ुबान फेरते हुए उसके सीने पर जा बजा अपना लम्स और दांतों के निशान छोड़ रहा था। साथ ही उसने अपने हाथ को नीचे की सिमत ले जाए उसकी शलवार को पकड़ नीचे करना चाहा ताकि अपना असल काम शुरू कर सके। नहीं प्लीज़, उसने बेबसी से इस शख्स को भीगे लहजे में पुकारा। वो सुर्ख आंखों से उसे देखकर सवालिया निगाहों से आबरू चुका गया था। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस लड़की ने लब काटते हुए मुश्किल ही कहा था। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? वो तो वैसे भी मेरे पास आकर ख़राब हो जाती है, उसने गुस्से से कहते इस लड़की को घूरा था। उसे इस टाइम उसका बात का ना जहर लगा था। मेरी सच में तबीयत ठीक नहीं है, लड़कियों वाली प्रॉब्लम है, हर मंथ वाली। वो अब बेबसी से रो दी थी। वो उसके रोने पर बुरी तरह मुश्तल हुआ था। उससे पहले वो कुछ कहता उसकी ज़र्द रंगत और बात का मतलब समझ गहरी सांस लेता उससे दूर हुआ। इस लड़की ने जल्दी से बेड से उठते अपनी फ़्राक की ज़िप बंद की। इससे पहले वो बेड से उठती वो उसे खुद की तरफ खींचता अपने सीने के साथ लिपटा चुका था। बहारे की वजह से मैं जितनी तकलीफ़ में हूँ तुम तो क्या कभी कोई समझ नहीं सकता। उसकी याद कभी मेरे दिल से नहीं गई। औरत के पास खुदा ने मर्द के लिए बहुत सुकून रखा है। तुमसे बेपनाह नफ़रत करने के बावजूद अब तुम्हारी कुर्बत में ही मेरे लिए सुकून है। कुछ देर के लिए ही सही, मैं तुम्हारी कुर्बत में सब कुछ भूल जाता हूँ। तुम इसे मेरी ज़रूरत समझो या मेरा हक़। अब जो कुछ भी है ये काम तुम्हारा है, मुझे राहत पहुँचाना। वहीं वो उसका फूलों से भी नाजुक वजूद खुद पर मुंतकिल करता उसके बालों को गद्दी से जकड़े उसका चेहरा अपने मुकाबले कर गया। मैं आज कैसे? उसने ज़र्द रंगत के साथ पूछा था। वो क्या चाहता था वो समझ नहीं पाई थी। मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ, मेरे करीब रहो बस तुम। उसे अपने हसार में जकड़ता फिर से उसकी फ़्राक की ज़िप खोल इस नाजुक लड़की की वाज़ेह हो चुकी पुश्त को सहलाते हुए अपनी आँखें मूंद चुका था। इस लड़की ने उसे कुछ पल देखने के बाद उसके सीने पर सर रखते अपनी आंखें मूंदी। उसका हसार बहुत मजबूत था। वो चाहकर भी उसके हसार से निकल नहीं पा रही थी।
अगर वो निकलना भी चाहती तो निकल नहीं सकती थी। वो जानती थी वो उसे अपने हिसार से निकलने नहीं देगा। वो देव के हिसार में बुरी तरह कैद हो चुकी थी, मगर इस कैद में वो खुद को एक ज़ख्मी परिंदे की मानद महसूस करती थी। बेबस एक ज़र खरीद गुलाम की तरह इस लड़की की आंखों से आंसू निकलते इस शख्स की चट्टानी सीने को भिगोने लगे। वो बेहिस बना उसे खुद के साथ लिपटाए अपनी आंखें मूंदे हुए था। मेरे ब्यूटीफुल रीडर्स, ये नावल मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत और सोच कर बड़ों जैसा लिखने की कोशिश की है। बहुत तफसील के साथ मेरी इस बहुत सारी मेहनत पर अपना प्यार और बहुत सारा प्यार दिखाएं। अगली एपिसोड 3000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर आएगी। आप लोग मेरे इस छोटे से टारगेट को पूरा कर दें, तब तक मैं लॉन्ग सी इस नावल की एपिसोड लिखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।